पिशाच एक नया पड़ाव एपिसोड 16। अच्छा बहुत रोना धोना हो लिया, अब अंदर चले, मुझे जोरों की भूख लगी है। मिलकर पार्टी करेंगे चलो, आपको तो बस भूख ही लगी रहती है। इस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं। पहले रुको, आरती तो कर लूँ। फिर कीर्ति दीप्ति की आरती करती है और वह लोग अंदर जाते हैं। वैसे भाई साहब आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं ना? तुम्हारे भाई साहब कि कहाँ इतनी हिम्मत की मुझसे पंगा ले। हाँ भाभी, आपसे पंगा लेकर उनको मुसीबत को न्योता थोड़े देना है क्या? हाँ अब तक एक ही मुझे परेशान करती थी, अब एक और आ गई। ननंद भाभी मिलकर मुझे पागल करेंगी। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें आपको क्यों परेशान करने लगे? हम तो बस मजाक कर रहे थे। ठीक, बहुत हुआ मजाक, अब चलो अपना रूम देख लो और वापस आओ, फिर हम कुछ पार्टी करते हैं। हाँ दीप्ति, जब तक तुम आओ मैं दाल बाटी चूरमा बनाती हूँ। अरे वाह भाभी साहब, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इधर रुद्र जो तुरंत फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुँच चुका था। अभी लोग गाड़ी तैयार रखो, हम कार्तिक के घर जाना है दीप्ति को लेने के लिए। जी सर। फिर वह पूरी टीम को लेकर निकल पड़ता है कार्तिक के घर जाने के लिए। कुछ ही देर में वह लोग कार्तिक के घर भी पहुंच जाते हैं। बंदूक की आवाज़ के साथ चारों तरफ के कांच टूटने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अंदर बैठे लोग डर जाते हैं। गार्ड्स कहाँ पर हो तुम लोग? यहाँ कौन फायरिंग कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कार्तिक के घर पर फायरिंग करे? सर, ये वही आदमी है जिसका सिंबल एम होता है। आवारा मसीहा, कहाँ छुपकर बैठा है कार्तिक? वह दरवाज़ा तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है। तब तक कार्तिक ने कीर्ति और दीप्ति को छुपा दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या लेने आए हो मुझसे? क्या लेने आया हूँ? जो मेरा है मैं वही लेने आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को यहाँ लाने की? आखिर वह तुम्हारी लगती क्या है? मुझे सब पता है। तुमने उस औरत की वजह से उस लड़की को किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो ना? तुम यह सब पूछने वाले होते कौन हो? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं बताओगे तो अभी तुम्हें इस दुनिया से अलविदा होना होगा। कार्तिक किसी से नहीं डरता है, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना पड़ेगा। इस वक्त दोनों एक दूसरे पे बंदूक ताने खड़े होते हैं। इससे पहले कि वह दोनों एक दूसरे को मार कर ख़त्म कर देते, अंदर से एक आवाज़ आती है, कुंवर साहब रुकिए। क्या कर रहे हैं? यह मेरे भाई साहब हैं, अपनी बंदूक नीचे कीजिए। इसी वक्त वह दोनों अचंभित हो जाते हैं। यह तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरे भाई हैं करण। सालों पहले मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। दीप्ति, यह तुम क्या कह रही हो? यह कौन सा है? मतलब रुद्र प्रताप सिंह है। हाँ भाई साहब, यही हैं। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की? आखिर तुमने उसे छोड़ा क्यों? और अभी तक यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने दीप्ति को कभी नहीं छोड़ा। हमारे बीच कुछ ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर होना पड़ा, लेकिन मैं आज भी दीप्ति को उतना ही प्यार करता हूँ और दीप्ति भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। झूठ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं 5 साल पहले ही आपको छोड़ दिया था। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। क्या कहा तुमने? आगे बढ़ चुकी हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन 5 सालों में तुम किसी और को भी चुन सकती थी, लेकिन आज तक तुमने किसी और को चुना तो दूर, किसी और को अपने पास आने तक नहीं दिया। इससे साबित होता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। कुंवर साहब, किसी गलतफहमी में है ना रहिए। जो आपने किया था उसके बाद मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती, और यही बात किसी और को अपनाने की
तो मैं जिस पर मैंने इतना विश्वास किया था, अगर वह मुझे धोखा दे सकता है तो फिर मुझे कोई भी और भी धोखा दे सकता है। इसीलिए अब मुझे किसी और पर विश्वास नहीं है। दीप्ति, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम जो सज़ा देनी होगी मुझे मंजूर है। बस तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं अपनी गलती मानता हूँ। आपकी गलती मानने से क्या हो जाएगा कुंवर साहब? मेरे बाबा साहब वापस आ जाएंगे। बचपन से जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, क्या वह वापस आ जाएंगे? दीप्ति कुछ नहीं कहती और रुद्र को सीधा अपने घर से बाहर निकालकर गेट बंद कर देती है। इससे पहले कि कार्तिक उससे कुछ बात करता, वह सीधे अपने रूम में चली जाती है और गेट बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर रोने लग जाती है। कार्तिक को कुछ इस वक्त रुद्र पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी दीप्ति से जुड़ी हुई थी। कीर्ति, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? दीप्ति ने जैसे बोला कि वह आगे बढ़ चुकी है, वह बिल्कुल भी सच नहीं है। उसकी आंखों में दिख रहा है। इसीलिए मैं रुद्र को तो कुछ तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकता और रुद्र की आंखों में भी दीप्ति के लिए प्यार दिख रहा है। और कार्तिक दो प्रेमियों को जुदा कैसे कर सकता है? हमें कुछ भी करके इन दोनों को मिलवाना होगा, पर हम कैसे मिलवाएंगे? क्यों ना रुद्र के परिवार से मिलकर कुछ प्लान बनाएं? हाँ, यह अच्छा आइडिया है, लेकिन उससे पहले हमें रुद्र से बात करनी होगी। तो हम कल ही चलेंगे रुद्र से बात करने। वह सभी लोग इकट्ठा होते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। दीप्ति, कल हम लोगों को कहीं जाना है। ठीक है भाई साहब, आप आराम से चले जाइए। मुझे भी एनजीओ के काम से कहीं जाना है। तुम्हें जहाँ भी जाना हो गाड़ी से चली जाना, मैं ड्राइवर से बोल दूँगा। पर भाई साहब, इससे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम कार्तिक की बहन हो, तुम्हें किसी की चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जी भाई साहब, वह इस वक्त बहुत दुखी होती है, पर वह ऐसा दिखाकर सबको दुखी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह झूठी खुशी अपने चेहरे पर बिखेरे हुए थी। दीप्ति अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देखने लग जाती है। तुमने ही मुझे सब कुछ छीना था ना। अगर पूर्णिमा नहीं होती तो मुझे रुद्र जी का सच कभी नहीं पता चल पाता होता तो कितना अच्छा होता। मैं भ्रम में ही पूरी ज़िंदगी बिता देती। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, पर चांद, तुमने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। दुनिया में सभी लोग चांद को अपनी मोहब्बत की तरह देखते हैं। चांद में सब अपने प्यार को झांकते हैं। तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा अपना गुजरा हुआ कड़वा सच याद आ जाता है। मेरे सब चले तो हर रात चांद को पर्दे से छुपा दूं, कभी तुम्हारा दीदार ना कर सके और मेरी तरह लोगों की ज़िंदगियां ना उजड़ सकें। फिर वह अपनी खिड़की पर पर्दा लगा देती है और जाकर सो जाती है। आज भी पूर्णिमा की रात होती है, लेकिन रुद्र अपना रूप नहीं बदलता है। दीप्ति के जाने के बाद उसने बहुत सारी कोशिशें करी और वह अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया और अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीख लिया। अब वह चाहे तो पूर्णिमा के दिन भी हो अपना रूप बदलने से खुद को रोक सकता है। प्यार में तो इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। दीप्ति, तुमने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। देखो, आज पूर्णिमा का पूरा चांद निकला है, लेकिन मेरा रूप नहीं बदला। तुम मेरे रूप को
देखकर डरो ना, इसीलिए मैंने अपना आपको इतना ज़्यादा कठोरता कर के मेरे शरीर को उस रूप में आने से डरता है जिसकी वजह से मेरे शरीर में अब बदलाव नहीं होता है। चाँद को देखकर दीप्ति, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, हर रास्ता पार कर सकता हूँ, हर दुख हर दर्द को सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोने से डरता हूँ और तुम ही मुझे नहीं अपना पाई। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं दुनिया की तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम कहोगी मैं वही करूँगा, बस तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है। कीर्ति और कार्तिक उसके घर जाते हैं। रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है ऑफिस जाने के लिए। तभी वह लोग आते हैं। एक नौकर जाकर रुद्र को सब यह कहता है कि कार्तिक और उनकी पत्नी आई है। यह बात सुनकर तो रुद्र बहुत हैरान हो जाता है और वह इस वक्त घड़ी पहन रहा होता है। वह उसकी सबसे फेवरेट घड़ी होती है, लेकिन वह घड़ी को वहीं पटक देता है और तुरंत भागते हुए नीचे आता है। पता नहीं इनको मुझसे क्या बात करनी है और वह इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं। कहीं दीप्ति को तो कुछ नहीं हो गया। नहीं नहीं, दीप्ति ठीक होगी। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वह यही सब कुछ सोचते हुए नीचे आता है, तुरंत भागते हुए। इधर कीर्ति और कार्तिक आराम से बैठे हैं और उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या हुआ, आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे? दीप्ति तो ठीक है ना? नहीं, दीप्ति भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया दीप्ति को? क्या उसकी तबीयत खराब है? मैं कभी डॉक्टर की टीम आपके घर भिजवा देता हूँ। बताइए उसे क्या हुआ है, मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। मुझे बस, मैं दूर से देखूँगा बस। नहीं, उसे फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त वह अंदर से टूट चुकी है और इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इस बात पर रुद्र अपनी नज़रें नीचे झुका देता है। तभी कार्तिक कहता है, तुमने मेरी बहन को बहुत ज़्यादा तड़पाया है, बहुत तकलीफ़ दी है, उसके दिल के साथ खेला है, उसका भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देता उसकी जान देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा तो मेरी बहन तड़पेगी और मैं उसके आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। क्या आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और जिसमें उसकी खुशी है, मेरी भी उसी में खुशी है। पर वह अभी अपनी खुशी को पहचान नहीं रही है। हमें उसे मनाना पड़ेगा, जिसमें हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद चाहिए होगी, क्योंकि वह बहुत ही ज़िद्दी है। जब तक उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे तब तक वह नहीं मानेगी। जी भाई साहब, आप बोलिए, हम वह सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। मुझे अपनी दीप्ति वापस चाहिए। तो ठीक है, हम कल से ही अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। कुछ दिन बाद दीप्ति को कॉल आता है। हेलो दीप्ति, मैं अंकित बोल रहा हूँ। दीप्ति की चाची माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें हार्ट अटैक आया है और वो सिर्फ तुम्हारा नाम ही ले रही है। क्या कहा दादीसान को? हार्ट अटैक आया? कब आया? वह सब तो ठीक है ना? उनकी तबीयत कैसी है अब? हाँ, अब तबीयत तो पहले से ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें किसी की बात का स्ट्रेस नहीं लेना है और वह जो कहे उनकी सारी बातें माननी हैं। और उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वह बेहोशी में भी बार बार तुम्हारा ही नाम
ले रही थी। मुझे रुद्र से तुम्हारा नंबर मिला है। रुद्र को कब से कह रही हूँ कि दीप्ति को लेकर आओ, लेकिन वह नहीं कर रहा क्योंकि वह कह रहा है तुम नहीं आओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। रुद्र जी कहाँ पर हैं? गांव में हैं? हाँ, वह तो 3 दिन पहले ही आ गया था। उन्होंने मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। वह मेरी भी दादीसा हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो दीप्ति, तुम आ रही हो ना? हाँ, मैं भी निकल रही हूँ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें रहने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर देंगे। जी चाचा जी। अंकिता फ़ोन जैसे ही रखती है, सभी लोग वहाँ पर आस लगाए बैठे। क्या कहा दीप्ति ने? उसकी दादीसा ने उत्सुकता से साथ पूछा। हाँ, बताइए माँ, रवि ने पूछा। हाँ, वह आ रही हैं। इस बात को सुनकर सब खुश हो जाते हैं। रुद्र, तुम जल्दी से अपना हेलीकॉप्टर भिजवा दो ताकि वह जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ सके। और हाँ माँ जी, आपको भी अच्छे से एक्टिंग करना है, कोई चीटिंग नहीं। याद रखिएगा, आप बीमार हो और आपको वैसे ही रहना है। पोती बहू तो देख कर ज़्यादा उछल कूद नहीं करने लगना। जी बहू जी, और कुछ आदेश है आपका? नहीं, बस इतना ही बेटा। रुद्र, अगर इस बार दीप्ति आ रही है तुम उसे कहीं भी मत जाने देना। वादा करो, और कैसे भी हम उसे मनाकर वापस अपनी हवेली ले जाएंगे। आखिर हमारी पोता बहू है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम ही जानते हैं इन 5 सालों में हमने उनका इंतज़ार कितना याद किया है। उसके बिना तो घर सूना सूना हो गया है। जब वह आई थी तो अपने साथ इतनी सारी रौनक लेकर आई थी और जाते ही सब अपना साथ समेट कर ले गई। हाँ भाई साहब, मुझे से काफ़ी सारी गलतियां हो गई थी, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि भाविसा वापस आ जाए, जिन्होंने हमारे परिवार का एक कर दिया। आखिर वह क्यों गलत रहे, अलग रहे? वह क्यों दूर रहे खुशियों से? आज कहीं कहीं वजह से मुझे अपना प्यारा सा परिवार वापस मिला है। रवि, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं दीप्ति को कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर दादी वाला प्लान फेल हो जाता है तो हम दूसरा प्लान फॉलो करेंगे। और इस वक्त उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। इतने में उसके पास फ़ोन आता है। रुद्र, हमारा प्लान कामयाब हो गया है और अभी ही दीप्ति हमारे पास आई थी दादीसा की तबीयत के बारे में बताने के लिए। बस सब भाई साहब, यह सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है। आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया और उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मैं प्लान ही इतना अच्छा बनाता हूँ ना, मगर तुम यहाँ पर रहते हो तो शायद उस वक्त शक होता, लेकिन क्योंकि तुम पहले से ही वहाँ पर हो तो यकीन हो गया। धन्यवाद भाई साहब, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, दीप्ति यहाँ पर आराम से रहेगी। आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मगर मुझे ज़रा सी भी अब पता चला कि दीप्ति परेशान है तो मैं उसे पल आ जाऊंगा उसे ले आने। जी भाई साहब, यह तो आपका हक है। फिर वह लोग कट कर देता है, कॉल कट कर देता है। इधर दीप्ति जो परेशान होती है, उसके पास फ़ोन आता है कि हेलीकॉप्टर तैयार है। दीप्ति तुरंत अपना सामान बांधती है और अपने भाई साहब और भाभी साहब को बाय बोलकर निकल जाती है। कुछ ही घंटे में दीप्ति उदयपुर में होती है। फिर उसे एक गाड़ी लेने आती है हेलीकॉप्टर पर और वह कुछ ही देर में वहाँ होती है जहाँ पर दादीसा भर्ती हैं। वह गेट पर ही रुद्र खड़ा होता है। दीप्ति इंतज़ार
करते हुए दीप्ति जैसे ही बाहर निकलती है वह उसे देखता है। उसे एक हल्का हरा रंग का कोट सूट पहना होता है और उसके आज मंगलसूत्र का हल्का सा सिंदूर भी लगाया होता है। जब वह मुंबई में रहती थी तब वह मंगलसूत्र गले में नहीं पहनती थी और सिंदूर भी नहीं लगाती थी। कभी कभार ही चुपके से हल्का सा सिंदूर लगाती थी जिसे कोई नहीं देख पाता था, लेकिन रुद्र देख लेता था क्योंकि वह सिर्फ रात को लगाकर निकलती थी। लेकिन उसे वापस इसी रूप में देखने पर वह बहुत खुश होता है। हमारी हमारी बिंदनी मेरी पत्नी दीप्ति वापस आ गई। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।